दर्शक मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत देश के आज़ाद होने के बाद संविधान का निर्माण किया गया तथा उससे पूर्व अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी भाषा में अपना राजकाज संभाला तथा उसके पूर्व हमने देखा किस तरह अरबी फारसी भाषा का दरबारों में कार्य किया जाता था। संविधान सभा के समक्ष जो सबसे पहला प्रश्न उठा वह था राजभाषा का निर्माण। हमने देखा कि किस तरह 3 दिनों के अंदर विचार विमर्श करके राजभाषा के निर्माण का कार्य किया गया। आज हम लोग इस परिचर्चा के साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिसका विषय है भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी की व्यवस्था। इस चर्चा पर बात करने के लिए हम सबके समक्ष प्रस्तुत हैं प्रोफेसर राम गोपाल सिंह सर, जो कि गुजरात विद्यापीठ के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अथवा भाषा साहित्य संकाय के अधिष्ठाता भी हैं। तो दर्शक मित्रों, हम सर से कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह राजभाषा हिंदी की व्यवस्था की गई। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजभाषा का निर्माण करते हुए किन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा तथा हिंदी को किस तरह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। नमस्कार दर्शक मित्रों एवं नमस्कार आकांक्षा बहन। जब संविधान बन रहा था सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न था राजभाषा का। चूँकि एक लंबा समय था और लंबे समय में करीब करीब 750 साल अगर आप देखें तो मुस्लिम शासनकाल था, उसके बाद करीब 250 साल आप देखें तो 250 साल करीब करीब अंग्रेजी के माध्यम से शासनकाल चला। इसलिए भारत की कोई भी भाषा राजभाषा नहीं बन पाई थी। और जब संविधान बन रहा था उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किस भाषा को रखा जाए। इसलिए कुछ लोग पक्षधर थे बंगाली भाषा के, बंगाली भाषा को राजभाषा भारत की बनाया जाए। कुछ लोग, जो बहुत बड़ा वर्ग था, अंग्रेजी को बनाना चाहता था। बहुत सारे लोग मराठी को बनाना चाहते थे। इस तरह से हर एक भाषा के लिए वहाँ बात हुई। लेकिन उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने 2 बार संविधान सभा को संबोधित किया और उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि अच्छा ये होगा कि हम अपनी किसी एक देशी भाषा में, किसी भारत की भाषा में अपना राजकाज चलाएं। इसलिए हम किसी विदेशी भाषा को राजकाज की भाषा न रखें। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम किसी भारतीय भाषा में कौन सी भाषा को रखें। इस पर लंबी बहस हुई। हालांकि वहाँ कुछ नेता थे जैसे फ्रैंक एंथोनी हैं, सुब्बा राव हैं, इन्होंने अंग्रेजी का प्रबल समर्थन किया। इनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमने पूरी दुनिया की ऊंचाइयां छुई हैं, इसलिए क्यों नहीं हम सारा का सारा अंग्रेजी भाषा में काम करें। इसलिए अड़चनें बहुत थी, लेकिन फिर भी अड़चनों के माध्यम से काफ़ी सारे लोग थे वहाँ जिन लोगों ने हिंदी का भी पक्ष लिया। हमारे पास कुलाधर चालिया जी ले थे, हमारे पास कई सारे हमारे पास लोग थे, मुंशी जी थे, कई लोग जिन्होंने इसका प्रबल समर्थन किया और लगातार ये बहसें चलती रहीं। और उसके बाद हमारे पास कुछ समय ऐसा है जिसमें संविधान सभा ने अपना सारा कामकाज करने के लिए पूरी की पूरी बैठकों के माध्यम से इस पर विचार विमर्श किया। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत में हिंदी दिवस हमेशा 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। सर, ऐसा क्यों, जबकि हिंदी का इतिहास तो काफ़ी प्राचीन है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। हिंदी का इतिहास तो बहुत प्राचीन है। करीब 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंशों से हिंदी निकलती है। गुजराती भी 100 से अपभ्रंश से निकलती है। लेकिन एक लंबा समय, मैंने जैसे कहा 950 साल, करीब करीब 700 साल उनका और 250 साल अंग्रेजों का, इसमें हमारी भारत की कोई भी भाषा राजभाषा नहीं बनी। लेकिन संविधान सभा ने 3 दिन नियत किए थे, 12 सितंबर से 14 सितंबर 1949। ये जो 3 दिन थे, ये 3 दिन केवल राजभाषा के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए थे। और उस समय जो द हिंदू की रिपोर्ट हम उस समय की देखते हैं कि जिन 3 दिनों में एक भी सदस्य संविधान सभा का अनुपस्थित नहीं रहा। हर एक की मंशा थी कि नहीं, अगर राजभाषा का प्रश्न है, अगर नहीं सुलझा तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वहाँ भाषा के तीनों दिन भाषा के प्रश्न पर खूब बहसें हुई, पक्ष में भी हुई, विरोध में भी हुई, लेकिन हिंदी के पक्ष में धीमे धीमे बहुमत बनने लगा। मैं आपसे कह दूं कि यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसलिए बाबू राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआत में कह दिया था कि किसी भी भाषा का आप समर्थन करेंगे, लेकिन अगर हिंदी भाषा होगी तो मैं चूंकि हिंदी भाषी हूँ इसलिए मैं हिंदी भाषा को अपना वोट नहीं दूंगा, ये सारा का सारा। लेकिन फिर भी यहाँ होके तीसरे दिन आकर के सर्वसम्मति से तय हो गया। हालांकि दक्षिण भारत के बहुत सारे विद्वान हैं, राजगोपालाचार्य जी, कईयों के मैं नाम लूं, विद्वान हैं जिनका प्रबल समर्थक था। और उसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की राजभाषा बना दी, संघ सरकार की राजभाषा। और 14 सितंबर को चूंकि राजभाषा बनाई गई, इसलिए उस समय हमारे पास कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने उस समय सुझाव दिया था कि अब हम हर एक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे। हालांकि हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 14 सितंबर का सही कहें तो राजभाषा का इतिहास है। राजभाषा के रूप में हिंदी पहली बार भारत में राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल मनाते हैं। जी सर। सर, संविधान में कितने भागों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान जब बना तब भारतीय संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 इन 3 भागों में राजभाषा के प्रावधान किए गए हैं। इन तीनों भागों पर चर्चा चूंकि आगे की जाएगी। सर, हम इन तीनों भागों को आपसे क्रमशः जानना चाहेंगे। जी, भाग 5 है। भाग 5 में 120वां अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद संसद की भाषा के लिए, चूंकि हमारे यहाँ संविधान में हमारी जो संविधान बना है इसमें हमारी सर्वोच्च संस्था है वो हमारी भारतीय संसद है, इसलिए संसद की कार्रवाई किस भाषा में चलेगी। और ये 120वां अनुच्छेद है, इसमें स्पष्ट एक लाइन का प्रावधान है कि भारत की संसद राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलेगी, ये सब। लेकिन इसके साथ एक प्रावधान और है जो कि हमारी अष्टम अनुसूची का है, जो हमारे पास 17वें भाग में जो 345 अनुच्छेद है कि जितने भी हमारे यहाँ संसद सदस्य हैं उनकी जो भाषा होगी मातृभाषा उसमें भी, लेकिन इसके लिए व्यवस्था आगे है। इसलिए एक तो हमारा भाग 5 है जिसमें 120वां अनुच्छेद है, दूसरा हमारा फिर भाग 6 है। इस भाग 6 में हमारी सारी व्यवस्था है कि संसद में जितने भी आएंगे प्रतिनिधि, सांसद आएंगे, वो सांसद अगर हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारे पास अष्टम सूची में उल्लिखित भाषाएं, उन भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में सदन के अध्यक्ष को पहले से चिट्ठी लिख करके कम से कम 1 सप्ताह का नोटिस दे करके वो अपनी भाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके वहाँ जो भी संबोधन है उसकी अष्टम अनुसूची में जितनी भाषाएं उनमें अनुवाद की व्यवस्था हो। उसके बाद हमारे पास भाग 17 है। भाग 17 में हमारे पास जो अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी की व्यवस्था की गई है। जी सर। सर, हम भाग 17 के प्रावधानों को आपसे जानना चाहेंगे। भाग 17 को अगर देखें तो भाग 17 में 4 अलग अलग अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है उस पहला अध्याय में 2 अनुच्छेद हैं, 343 और 344। जो इसका दूसरा अध्याय भाग 17 का, इसमें 3 अनुच्छेद हैं, 345, 346, 347, 3 अनुच्छेद। जो तीसरा भाग है इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 348, 349, और अंतिम भाग है इसका चौथा भाग है इसका, उसमें अनुच्छेद हमारे पास 2 हैं, 350, 351। इस तरह से इसमें 4 भागों में अनुच्छेद रखे हुए हैं। इन अनुच्छेदों में अगर व्यवस्था देखें तो अगर सीधे आप देखें जो 343, 344, 343वां अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद भारत की राजभाषा के संदर्भ में सारे प्रावधान करता है। जी सर। सर, हम आपसे भाग 17 के 343वें अनुच्छेद को जानना चाहेंगे। जी, ये 343वां अनुच्छेद है। इसमें पहले ही सबसे पहला 343(1) है। इसमें 343(1), 343(2), 343(3) इस तरह से इसके अनुच्छेद के भाग हैं। 343(1) में साफ व्यवस्था की गई है, मैं बिल्कुल वहीं से पढ़ रहा हूं। भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी तथा देवनागरी अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। यहां बिल्कुल, हालांकि इससे पूर्व अगर इसमें देखें, इसके परिपार्श्व में देखें तो महात्मा गांधी जी ने जब हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था तब अंग्रेजों ने तो सीधे विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी यहाँ के मुस्लिम जमात था उन्हें भड़काया था कि देखिए गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बना रहे हैं, आपकी उर्दू को नहीं बना रहे। इसलिए गांधी जी ने तुरंत हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा कह दिया था, हिंदी उर्दू दोनों का मिला जुला रूप। लेकिन संविधान सभा ने हालांकि के मुंशी के प्रयास से सीधे कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तानी को नहीं बल्कि देवनागरी में लिखित हिंदी जो है देवनागरी लिपि की उसे राजभाषा कहेंगे। इसलिए 343(1) बिल्कुल साफ है, भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी तथा देवनागरी अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। इसका 343(2) है, इसमें साफ है कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक अंग्रेजी प्रमुख राजभाषा रहेगी, हिंदी सह राजभाषा रहेगी, लेकिन 15 साल के बाद हिंदी प्रमुख राजभाषा बन जाएगी और अंग्रेजी है सह राजभाषा बन जाएगी। और 343(3) है, इसमें राष्ट्रपति जी के लिए निर्देश हैं कि राष्ट्रपति जी किस तरह से आयोग बिठाएंगे, संसदीय समितियां बिठाएंगे, किस तरह देवनागरी के अंकों को भी मान्यता दे सकते हैं। ये सारी व्यवस्था 343 में। 344वां अनुच्छेद है, ये 344वां अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति जी के लिए सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में संविधान राष्ट्रपति जी को सारे अधिकार देता है राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने के लिए। इसलिए इसमें जितने भी राष्ट्रपति को सत्ताएं हैं राजभाषा के संबंधित वो 344वें अनुच्छेद में दी हुई हैं। सर, जैसा कि आपने 344 की चर्चा की, कृपया हमें बताइए 344 को थोड़ा
और 344 के अनुसार अगर सीधे देखें तो आप जैसे किसी कार्यालय में राजभाषा अधिकारी होता है, उसका काम होता है पूरे कार्यालय का राजभाषा का कामकाज उसको देखना, उसका कार्यान्वयन देखना, हर एक चीज में जो भी सरकारी नीति नियम आते हैं उनका पालन कराना, ये सब, और जो भी भारत सरकार की राजभाषा नीति है उस नीति का अमलीकरण कराना। इसी तरह से संविधान सभा ने ये 344वां अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति जी को सारी सत्ताएं दी हैं। राष्ट्रपति जी भारत के आप कहें तो सर्वोच्च राजभाषा अधिकारी भी हैं। राजभाषा हिंदी का जो भी कुछ दारोमदार है, जो भी कुछ कामकाज है, वो राष्ट्रपति जी के कंधों पर है। राष्ट्रपति जी जो कि संसदीय समिति बने, आयोग बने, राष्ट्रपति जी बनाते हैं। और हमारे पास जितनी भी हमारे पास संसदीय समितियां आती हैं, संसदीय समितियां, उप समितियां, ये रिपोर्ट भी सीधे राष्ट्रपति जी को देते हैं। और राष्ट्रपति जी जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार वो आदेश निकालते हैं। इस तरह से वो राजभाषा हिंदी का पालन कराते हैं। इसमें सारी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति जी के लिए, हमारे और आपके लिए व्यवस्थाएं इसमें नहीं है। जी सर, भाग 17 के 345, 346 और 347 प्रावधान के बारे में कुछ बताइए। जी, ये संविधान का भाग 17 का जो इसका अध्याय 2 है, इसके 3 जो प्रावधान है, 345, 346, 347, ये 345 प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारे यहाँ केंद्र की भाषा तो हिंदी हो गई, हिंदी राजभाषा हो गई, लेकिन हमारे जो राज्य हैं, जब संविधान बना था उस समय हमारे पास महाप्रांत थे। आज जो राज्य है वो हमारे पास नहीं थे। ये राज्य तो हमारे पास 1960-61 में बने हैं। उस समय चूंकि हमारे पास कुछ महाप्रांत है, इसलिए उस समय व्यवस्था की गई 345 में कि जो भी हमारे राज्य हैं वो राज्य अपनी जो भाषा बनाएंगे वो भाषा किस तरह बनाएंगे। इसलिए इसमें पूरी एक विधि दी गई है। कोई भी राज्य है या बनेगा तो उसे राजभाषा के संदर्भ में, राज्य की राजभाषा के संदर्भ में वहां एक प्रक्रिया से गुजरना होगा कि उनके जो भी विधानसभा है उस विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा कि वो किस भाषा को राजभाषा बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप गुजरात देखें, 1960 में बना, तो गुजरात की पहली जो विधानसभा बनी, उसमें से उस समय जीवराज मेहता जी थे पहले चीफ मिनिस्टर, वो बैठे और उन्होंने अपने जितने एमएलए उनको बिठाया और कहा कि अभी तक हम गूंगे हैं, हमारे पास कोई भी राजभाषा नहीं है, लेकिन अब हमें राजभाषा बनानी है। इसलिए वो लोग बैठे और उन्होंने केवल एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गुजराती में, लेकिन मैं हिंदी अनुवाद यहाँ रख दूं चूंकि हिंदी का कार्यक्रम है। उन्होंने रखा गुजरात राज्य की राजभाषाएं हिंदी एवं गुजराती दोनों रहेंगी। उन्होंने गुजराती में रखा, गुजराती राजभाषा हो, हिंदी यानी गुजराती बनने रहे है, यानी दोनों भाषाएं उन्होंने रखी। वो जैसा का जैसा चला आ रहा है। इस तरह से कोई भी राज्य है, राज्य जब बनता है या पहले से है, वो प्रस्ताव पारित करता है 345 के तहत, और प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव 50% से ज़्यादा लोगों का उसमें समर्थन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एमएलए जो भी है उनका, और उसके बाद वो जो प्रस्ताव है गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर अगर साइन कर देते हैं तो तुरंत वो भाषा उस राज्य की राजभाषा बन जाती है। चूंकि आप कुछ राज्य आप देखते हैं हमारे पास, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में वहाँ हिंदी, चूंकि इससे पहले वो यूनियन टेरिटरी था, उस समय हिंदी अंग्रेजी दोनों राजभाषाएं थी, लेकिन उसके बाद उसने 2 भाषाएं, जब राज्य बना, हालांकि आधा अधूरा राज्य आज भी, लेकिन उस समय उन्होंने 2 भाषाएं और रखी, और जो 2 भाषाएं उनको कहेंगे उर्दू और पंजाबी। इसी तरह से आपने देखा 370 धारा हटी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, चूंकि उससे पहले वहां जो राजभाषाएं थी, वहां राजभाषाएं आप कहेंगे कश्मीरी थी, उर्दू थी, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश बना तो हिंदी अंग्रेजी दोनों आ गई, लेकिन डोगरी भाषा और आ गई। इसलिए इस समय आप देखें इसके तहत हमारे पास जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 5 भाषाएं राजभाषाएं। इसी तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें हिंदी और उर्दू दोनों राजभाषाएं। इसके लिए जो भी 345 में सारी व्यवस्था की है। 346वां अनुच्छेद है, इसमें स्पष्ट है कि हमारे राज्य बन गए, अब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे पत्राचार करेगा। इसलिए यहां यह है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्राचार करेगा, तब उनकी भाषा है। अगर किसी राज्य ने हिंदी को राजभाषा अपना लिया है तो हिंदी में, अंग्रेजी के साथ, नहीं तो वो केंद्र सरकार की भाषा में पत्राचार करेंगे। ये 346 में है। 347 फिर व्यवस्था है कि कोई राज्य हिंदी को अगर अपनाना चाहे तो हिंदी को अपना सकता है, ये सब इसमें व्यवस्था। या फिर कोई राज्य है वो केंद्र के साथ जब पत्राचार करेगा या केंद्र राज्य के साथ पत्राचार करेगा, तब वहां जो राजभाषा नीति लागू होगी वो केंद्र सरकार की नीति लागू होगी। हमारा संविधान इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, ताकि राज्य और राज्य भाषा के संदर्भ में कहीं विभाजित ना हो, कहीं उनमें कहीं इस तरह का ना हो जाए, मत भिन्नता ना हो जाए। या फिर राज्य और केंद्र हैं जब पत्राचार करेंगे तब उनमें चूंकि आपस में संवाद करना होगा, कितने सारे मामले होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं इनके संदर्भ में। इसलिए हमारे पास 345, 346, 347 ये 3 अनुच्छेद हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हैं, और ये हमारे पास राज्य की भाषाओं के संदर्भ में, केंद्र की भाषा के संदर्भ में 343 सीधे वहां है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे 348 और 349वें अनुच्छेद में क्या प्रावधान जी, है? 348 और 349वां ये जो 2 अनुच्छेद हैं, ये दोनों अनुच्छेद हमारे पास
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए, हमारे पास उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए व्यवस्था है। और यहाँ व्यवस्था हमारे संविधान में बिल्कुल साफ है। उसका कारण ये है कि हमने जो कानून व्यवस्था ली है वो हमारी अपनी नहीं है, हमने अंग्रेजों की कानून व्यवस्था अपना ली है। इसलिए वहाँ उन्होंने व्यवस्था की है कि संविधान लागू होने के 15 साल तक ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों हैं, अंग्रेजी भाषा में अपना कामकाज कर सकते हैं। लेकिन 15 साल के बाद जो व्यवस्था हो, 343 का खंड 4 या 344 के अनुसार जो व्यवस्था हो, वो व्यवस्था के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। हालांकि वहां बिल्कुल साफ है, अंततः काम तो हिंदी में ही करना है, लेकिन तब तक ये 15 साल की इनको छूट दी हुई है, ये इन दोनों को, इसके माध्यम से। इसके साथ उन्होंने जितनी भी उनकी कार्रवाई हैं, कितने भी नियम बनेंगे, अधिनियम बनेंगे, एक्ट, कितने सारे कानून के जितने भी ड्राफ्ट बनेंगे, उसके लिए भी उन्होंने वही अंग्रेजी का, लेकिन साथ में 49 में इतना जरूर कर दिया है कि उसका हिंदी अनुवाद होगा, वो हिंदी अनुवाद भी प्राधिकृत होगा, उसे प्राधिकृत ऑथेंटिक माना जाएगा। ये व्यवस्था इन दोनों में कर दी है। ये पूरा का पूरा टेक्निकल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये दोनों अनुच्छेदों में व्यवस्था है। जी सर, अब हम आपसे 350वें अनुच्छेद को जानना चाहेंगे। 350वां अनुच्छेद सचमुच बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये एक भाषा का अधिकार देता है भारत के नागरिकों को। कोई भी भारत का नागरिक है, उसकी कोई व्यथा है, लेकिन अपनी व्यथा को निवारण के लिए वो कोई न कोई प्रतिवेदन या अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहता है। अगर उसे वो भाषा नहीं आती जिस भाषा में रिप्रेजेंटेशन लिख रहा है, उस भाषा के लिए तब यहाँ एक भाषा का अधिकार दिया है कि जो व्यक्ति है वो अपनी भाषा में रिप्रेजेंटेशन लिख सकता है। कोई सरकारी व्यक्ति है केंद्र सरकार का, उससे कोई व्यथा है, ट्रांसफर और कुछ हुआ, अंग्रेजी नहीं आती, किसी नहीं लिखाना चाहता, वो हिंदी में लिख सकता है। इसी तरह से एक यहाँ व्यवस्था ये है सामान्य नागरिक के लिए। सामान्य नागरिक, मान लीजिए गुजरात है, गुजरात में ओएनजीसी के सारे तेल के कुएं हैं, लेकिन उनके कुएं से जो तेल निकलता है वो ओएनजीसी केंद्र सरकार की है, उसमें से वो कंपनी केंद्र सरकार की है, तेल निकलता है, लेकिन तेल अगर कोई बल्ब ढीला हो जाता है तो किसान के खेत में सारा का सारा तेल जाता है। किसान किसके पास शिकायत करने जाए? अगर वो जाता है तलाटी के पास, सरपंच का, वो कहते हैं नहीं केंद्र सरकार का है, कलेक्टर के पास तो कहते केंद्र सरकार का है। यहां अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति अपनी जो शिकायत है सरपंच को जाके अपनी भाषा में दे सकता है, सरपंच आगे बढ़ाएगा, कलेक्टर जाएगी, कलेक्टर केंद्र की भाषा हिंदी, साथ में अंग्रेजी है, उस भाषा में अनुवाद कराएगा, सरकारी खर्चे पर भेजेगा, वहां से जो जवाब आएगा फिर किसान की भाषा में अनुवाद कराएगा, भेजेगा, कोई भी कहीं से पैसा नहीं लेगा। ये जो व्यवस्था इसमें 350 में दी हुई है, ये व्यवस्था नागरिकों के लिए सचमुच हम इसे कहते हैं ये भाषा का अधिकार है। संविधान भाषा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को, या जो भी कुछ कहीं कोई नौकरी और कुछ कहीं भी है, उन सबको भाषा का अधिकार देता है। संविधान इसमें भाषा का अधिकार इसमें देता है। जी सर, आखिरी जो अनुच्छेद है 391, उसमें क्या प्रावधान है? 351वां अनुच्छेद है, ये हमारे आपके लिए नहीं है, सीधे राष्ट्रपति जी के लिए। ये राष्ट्रपति जी को अधिकार देके, अधिकार के साथ साथ सत्ता भी देता है, और सत्ता में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत की राजभाषा हिंदी का इस तरह से निर्माण कराएंगे कि वो भारत की सामासिक संस्कृति के अनुरूप हो। अब यहां सामासिक संस्कृति की व्याख्या कहें, अंग्रेजी में संविधान देखें तो वहां शब्द है कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर कहें तो कंपोजिट कल्चर का अर्थ है जो हमारे पास अष्टम अनुसूची है, इस अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं से सभी से कहीं से शब्द, कहीं से रूप, कहीं से पद, कहीं से शैली लेकर के एक भाषा का जो रूप बनेगा वो रूप होगा राजभाषा हिंदी का। इसलिए न तो वो केवल पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ, बल्कि हमारी जो संविधान की अष्टम अनुसूची में भाषाएं उनके अनुसार। कारण सबसे बड़ा ये है, संविधान निर्माताओं को मैं कहता हूं बहुत ही दूरदृष्टा थे। कारण सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने राजभाषा हिंदी की जो बात की है, वो हिंदी कैसी हिंदी कि जिसमें संविधान में अष्टम अनुसूची में जो भाषाएं उनका मिला जुला रूप बने, उनका मिला जुला रूप हो, ताकि पूरे भारत से जो लोग काम करने जाएंगे हिंदी में जब काम करेंगे तब उनको तकलीफ ना हो, उनको बहुत सारे शब्द उसमें मिल जाएं जो उनके अपनी भाषा के हैं, ये सब। इसलिए इसकी इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है सारी की सारी। इसलिए यहाँ जो 351 अनुच्छेद है, ये हिंदी को पूरा का पूरा नियमन करता है कि भारत के राष्ट्रपति किस तरह की हिंदी का निर्माण करेंगे राजभाषा के रूप में। चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे पास राजभाषा के रूप में हिंदी कभी भी बनी नहीं, इसलिए हिंदी के पास राजभाषा का अपना न तो रूप था, न शैली थी, न शब्दावली थी, न उस तरह की पदावली थी। हमारे पास अगर कुछ था तो हमारे पास बोलचाल की भाषा थी, या साहित्य की भाषा थी, या धर्म दर्शन की भाषा थी। चूंकि हमें भाषा का रूप एक ढालना था, बनाना था, इसलिए संविधान सभा ने इस तरह का यहाँ रखा। सर, आपने राजभाषा हिंदी की व्यवस्था के बारे में अब इतनी सारी बातें बहुत सरल शब्दों में हमें बताई तथा हमारे दर्शकों से अपने विचार विमर्श किए। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि आज प्रोफेसर राम गोपाल सिंह सर ने हमें किस तरह राजभाषा हिंदी की व्यवस्था के बारे में बताया, तथा अब हम सर से इसकी अगली कड़ी में यह जानने की कोशिश करेंगे कि राजभाषा हिंदी की व्यवस्था का
अमलीकरण किस प्रकार हुआ है। सर, आपने अपने विचारों को हमारे दर्शकों से साझा किया, इसके लिए हृदय से आभार। धन्यवाद आकांक्षा बहन।